स्मोट क्या है? स्मोट का पूरा नाम है सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवरसैम्पलिंग टेक्निक। आसान शब्दों में कहें तो स्मोट किसी इम्बैलेंस डेटासेट में माइनॉरिटी क्लास के लिए सिंथेटिक सैंपल्स बनाता है। अब आप पूछेंगे कि इम्बैलेंस डेटासेट क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक डेटासेट है जिसमें हमें एप्पल और पेयर को क्लासिफाई करना है। यदि इस डेटासेट में 900 एप्पल सैंपल्स हैं और केवल 100 पेयर सैंपल्स, तो इसे इम्बैलेंस डेटासेट कहा जाता है, क्योंकि एक क्लास के सैंपल्स दूसरी क्लास की तुलना में बहुत अधिक हैं। स्मोट की जरूरत क्यों पड़ती है, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मेडिकल छात्र डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। उसके पास पढ़ाई के लिए 1000 सामान्य बुखार के मरीजों के रिकॉर्ड हैं, लेकिन सिर्फ 20 डेंगू के मरीजों के रिकॉर्ड। अब यदि वह इन्हीं रिकॉर्ड्स से सीखेगा तो सामान्य बुखार के लक्षणों को तो बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा, लेकिन डेंगू के लक्षणों को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके पास सीखने के लिए उदाहरण बहुत कम हैं। मशीन लर्निंग मॉडल के साथ भी बिल्कुल यही होता है। यदि किसी डेटासेट में एक क्लास के रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा हों और दूसरी क्लास के बहुत कम, तो मॉडल ज्यादा रिकॉर्ड्स वाली क्लास को अच्छी तरह सीख लेता है, लेकिन कम रिकॉर्ड्स वाली क्लास को सही तरह से नहीं सीख पाता। ऐसी स्थिति में मॉडल अक्सर माइनॉरिटी क्लास की पहचान करने में गलती करता है। स्मोट इसी समस्या का समाधान है। यह माइनॉरिटी क्लास के लिए सिंथेटिक यानी कृत्रिम रिकॉर्ड्स बनाता है, ताकि उस क्लास के उदाहरण बढ़ जाए। इससे मॉडल को दोनों क्लासेस से सीखने का बेहतर अवसर मिलता है। स्मोट का उपयोग कैसे किया जाता है? पाइथन में स्मोट के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लाइब्रेरी इम्बलर्न है। इसकी मदद से हम आसानी से माइनॉरिटी क्लास के लिए सिंथेटिक सैंपल्स यानी कृत्रिम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। हालांकि फिट अंडरस्कोर एग्जाम्पल मेथड का उपयोग करके सिंथेटिक सैंपल्स बनाना बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले स्मोट के महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सैम्पलिंग अंडरस्कोर स्ट्रैटेजी की। इस डेटा सेट को देखिए। यहाँ आउटकम हमारी टारगेट क्लास है, जिसमें केवल 2 क्लासेस हैं, 0 और 1। मान लीजिए क्लास 0 में 500 रिकॉर्ड्स हैं, जबकि क्लास 1 में केवल 268 रिकॉर्ड्स हैं। यानी क्लास 1 माइनॉरिटी क्लास है। यदि हम लिखते हैं सैम्पलिंग अंडरस्कोर स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू 0.8, तो इसका अर्थ है कि स्मोट के बाद माइनॉरिटी क्लास में रिकॉर्ड्स की संख्या मेजॉरिटी क्लास के रिकॉर्ड्स की संख्या का 0.8 गुना होनी चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। हम स्मोट हमेशा डेटासेट को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करने के बाद केवल ट्रेनिंग सेट पर ही अप्लाई करते हैं। इसलिए अब मेजॉरिटी क्लास में 500 नहीं, बल्कि 400 रिकॉर्ड्स हैं। इसलिए कैलकुलेशन होगी 400 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 इक्वल्स टू 320। यानी स्मोट माइनॉरिटी क्लास की कुल संख्या 320 कर देगा। हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन का उदाहरण देखा, जहां केवल 2 क्लासेस थी। लेकिन यदि डेटासेट बाइनरी न हो तो क्या होगा? इस डेटासेट को देखिए। यहाँ क्वालिटी हमारी टारगेट क्लास है। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स और बार चार्ट से साफ दिखाई देता है कि इसमें कुल 7 क्लासेस हैं। इनमें क्वालिटी 5, क्वालिटी 6 और क्वालिटी 7 में रिकॉर्ड्स की संख्या काफी अधिक है, जबकि बाकी क्लासेस में रिकॉर्ड्स बहुत कम हैं। डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करने के बाद ट्रेनिंग सेट में हर क्लास की संख्या यह है। अब यदि हम लिखते हैं सैम्पलिंग अंडरस्कोर स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू माइनॉरिटी, तो स्मोट सिर्फ सबसे छोटी माइनॉरिटी क्लास को ओवरसैम्पल करेगा। बाकी क्लासेस में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर है के अंडरस्कोर नेबर्स। इसे हम अगले उदाहरण में विस्तार से समझेंगे। अब आप इसी डेटासेट पर सैम्पलिंग अंडरस्कोर स्ट्रैटेजी की दूसरी वैल्यूज भी आजमा सकते हैं, जैसे नॉट मेजॉरिटी, और देख सकते हैं कि हर वैल्यू किस प्रकार अलग अलग क्लासेस पर स्मोट लागू करती है। यदि आप चाहते हैं कि हर क्लास में कितने रिकॉर्ड्स होने चाहिए, यह आप स्वयं तय करें, तो सैम्पलिंग अंडरस्कोर स्ट्रैटेजी में डिक्शनरी पास कर सकते हैं। उस डिक्शनरी में हर क्लास के सामने उसकी डिजायर्ड सैंपल साइज लिखी जाती है। अब बात करते हैं के नेबर्स पैरामीटर की। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारी माइनॉरिटी क्लास में केवल 5 रिकॉर्ड्स हैं।
हर रिकॉर्ड में 2 फीचर्स है, एज और सैलरी। अब हम लिखते हैं स्मोट कैंडस कॉर्नेबर्स 3। बहुत से लोगों को लगता है कि इसका मतलब है कि स्मोट तीनों पड़ोसी रिकॉर्ड्स को मिलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंडस कॉर्नेबर्स 3 का अर्थ केवल इतना है कि स्मोट हर माइनॉरिटी रिकॉर्ड के लिए उसके 3 सबसे नजदीकी माइनॉरिटी नेबर्स ढूंढेगा। मान लीजिए हमारे पास एक रिकॉर्ड है, एज 25 वर्ष, सैलरी 4 लाख रुपए, और इसके 3 सबसे नजदीकी नेबर्स हैं, एज 24, सैलरी 3.5 लाख, एज 27, सैलरी 4.5 लाख, एज 22, सैलरी 3 लाख। अब स्मोट इन तीनों में से किसी एक नेबर को यादृच्छिक रैंडम रूप से चुनेगा। मान लीजिए इस बार उसने एज 27 और सैलरी 4.5 लाख वाले रिकॉर्ड को चुना, तो नया सिंथेटिक रिकॉर्ड इन दोनों रिकॉर्ड्स के बीच कहीं बनेगा। उदाहरण के लिए, एज 26 वर्ष, सैलरी 4.2 लाख रुपए। ध्यान दीजिए, यह नया रिकॉर्ड दोनों पुराने रिकॉर्ड्स के बीच में है। स्मोट किसी रिकॉर्ड की हूबहू कॉपी नहीं बनाता, बल्कि उनके बीच एक नया सिंथेटिक रिकॉर्ड तैयार करता है। अगली बार हो सकता है कि स्मोट 24 वर्ष और 3.5 लाख वाले नेबर को चुन ले। तब नया रिकॉर्ड कुछ ऐसा हो सकता है, एज 24.6 वर्ष, सैलरी 3.7 लाख रुपए। और यदि तीसरा नेबर चुना जाए, तो सिंथेटिक रिकॉर्ड उसके और मूल रिकॉर्ड के बीच कहीं बनेगा। यानी कैंडस कॉर्नेबर्स 3 का अर्थ यह नहीं है कि 3 नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। इसका अर्थ केवल इतना है कि नया रिकॉर्ड बनाते समय स्मोट के पास 3 सबसे नजदीकी नेबर्स में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। याद रखिए, कैंडस कॉर्नेबर्स जितना बड़ा होगा, स्मोट के पास चुनने के लिए उतने ही अधिक पड़ोसी होंगे। लेकिन इसकी वैल्यू इतनी भी बड़ी नहीं हो सकती कि माइनॉरिटी क्लास में उतने सैंपल्स ही मौजूद न हों। इसलिए कैंडस कॉर्नेबर्स की वैल्यू हमेशा माइनॉरिटी क्लास के सैंपल साइज को ध्यान में रखकर चुननी चाहिए।